हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन देखेंगे जो मैंने असाइनमेंट अपलोड किया था अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो असाइनमेंट था रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म एंड सेंसर के ऊपर। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल पार्ट रहता है गेट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, या फिर हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज हमने देखे थे अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर रिमोट सेंसिंग और प्लेटफॉर्म एंड सेंसर के अंदर, तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन अपलोड किए थे जिससे कि आप सॉल्व कर सको। अगर कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए मैंने पूरा सॉल्यूशन अच्छे से बना के रखा हुआ है। तो इस पीडीएफ को मैं अपलोड करूँगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो जल्दी से फॉलो कीजिए। चैनल के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से सर्च करके उसको फॉलो कर सकते हो और फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो इस सॉल्यूशन को भी, और क्वेश्चंस भी इसके अंदर अवेलेबल है, आंसर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया इनटू अ फिक्स्ड डायरेक्शन दैट इज सॉलिड एंगल in watt per meter square per steradian per micrometer from the black body which radiates the energy at wavelength 9.5 micrometer at 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले आपको लिखना है। क्या क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है 9.5 माइक्रोमीटर है, टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, और हमें निकालना है स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस, मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर है, इसका मतलब स्पेक्ट्रल वर्ड आ जाएगा, और रेडिएंट एक्जिटेंस निकालना है आपको। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड मतलब एक्जिटेंस हो गया, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? प्लैंक्स रेडिएशन लॉ वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है BET 2c स्क्वायर अपॉन में लेमडा की पावर 5 h अपॉन में e की पावर SC बाई लेमडा KT माइनस 1। ठीक है, और ये जो BET है वही हमारे पास क्या स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, जैसे c तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास लेमडा वेवलेंथ है जो कि माइक्रोमीटर में मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 9.5 × 10 की पावर -6 मीटर हो गया। उसके अलावा टेम्परेचर है हमारे पास, टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, बट हम इस फॉर्मूले के अंदर जब पुट करते हैं तो टेम्परेचर किसके अंदर, केल्विन के अंदर पुट किया जाता है। तो उसको प्लस का 273.15 में ऐड करके 305.15 केल्विन टेम्परेचर हो गया हमारे पास। एच की वैल्यू पता है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद के जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.380 × 10⁻23 जूल पर केल्विन, ये पर केल्विन में, तो टेम्परेचर भी हमारे पास केल्विन में डालना पड़ेगा। अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी, उसको हमने पुट कर दिया, उसको सॉल्व किया हमारे पास। तो आपको जो सॉल्व करने के बाद 1 मीटर में कितना होता है, 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है। जैसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था माइक्रोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया था। जब सॉल्व करोगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको मीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 10.79 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर माइक्रोमीटर है इसलिए हमें मीटर को पर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए या फिर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका जो स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस आया वो 10.79 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ लगेगा इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर। दूसरा है हमारे पास के अंदर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन। एज वेवलेंथ इंक्रीजेस बोथ रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम मीडियम टू लो while absorption increases from low to high. The transmittance and reflectance was noticed about 32% and 55% respectively at wavelength 1.2 micrometer. What will be the amount of energy, ठीक है, in joule absorbed by the vegetation in at this wavelength? तो देखिए इसमें सिंपल सी चीज़ है कि जब हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व देखते हैं तो उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारे पास ट्रांसमिटेंस होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, एब्जॉर्प्टेंस होगा, या फिर हमारे पास रिफ्लेक्टेंस होगा। ठीक है, तीनों को मिला के क्या होता है यहाँ पर 100% हो जाता है जो भी इंसिडेंट रेडिएशन होती है। तो उसी का यूज करके हम सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्टेंस रहेगा उसको निकालेंगे। तो ट्रांसमिटेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्प्टेंस इज इक्वल टू 100%। और हमें दो चीज़ें पता है, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस, तीसरी चीज़ हमें निकालनी है रिफ्लेक्टेंस। तो 100% में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13%। इसका मतलब टोटल इंसिडेंट एनर्जी का 13% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्बटेंस जो होता है वो एक्चुअली में एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब रेडिएशन या फिर एब्जॉर्ब एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन। और यही
करके हम कितना एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इंसिडेंट एनर्जी निकालने के लिए जो होता है वो सिंपल फार्मूला होता है एस सी बाई लेमडा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इंसिडेंट एनर्जी कैसे निकालेंगे हम एस सी बाई लेमडा से, ठीक है। तो एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34, सी जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸, और डिवाइडेड बाई लेमडा मतलब वेवलेंथ कितनी हो गई 1.2 इंटू 10⁻6। ये जो वेवलेंथ है वो कहाँ से है, हमारे पास गिवन है 1.2 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी कितनी रहेगी वो निकाल लिया हमने 16.565 इंटू 10⁻20 जूल आ गया। अब हमें पता है कि ये वैल्यू निकल गई, इंसिडेंट एनर्जी जितनी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। उसके अलावा हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली एब्जॉर्ब 13%, तो इसका 13% जो हो जाएगा वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी की 13% हमने किया, एब्जॉर्बटेंस की एनर्जी आ गई हमारे पास, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है वो हो जाएगा। और जूल के अंदर पूछा है तो ये यूनिट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये वाला सिंपल क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एस्टर GDEM। सिंपल है, बट आपको एक चीज़ इसके अंदर पता होनी चाहिए, और ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एस्टर GDEM बनाने के लिए जो उसका स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो कितना होता है 30 मीटर। तो जनरली अगर आपको कोई डाउट होता है और गेट एग्जाम में किसी सैटेलाइट का स्पेशल रिजोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट एग्जाम में उसका रिजोल्यूशन नहीं दिया जाता है, सैटेलाइट्स के बारे में दिया जाता है। तो एस्टर GDEM का जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो होता है वहाँ पर 30 मीटर, ठीक है। तो जनरली 30 मीटर का ही क्वेश्चन मिलता है आपको, तो अगर आपको नहीं पता है तो 30 मीटर से एक बार ट्राई कर सकते हो, क्या पता आंसर मिल जाए आपको। बट आपको जनरली पता होना चाहिए सैटेलाइट का कितना स्पेशल रिजोल्यूशन है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर कवर की हुई है, रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है। तो अभी हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि एरिया वहाँ पर 9 स्क्वायर किलोमीटर है, उसको मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब नंबर ऑफ सेल्स निकालना है, इसका मतलब एरिया ऑन द ग्राउंड डिवाइडेड बाई एरिया कवरेज बाई सिंगल सेल, ठीक है। तो सिंगल सेल कितना एरिया कवर करेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन का स्क्वायर करेगा हमारे पास, क्योंकि ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है 1 पिक्सल की डायमेंशन होती है, ठीक है। तो 30 इंटू 30 मतलब 900 मीटर स्क्वायर कवर करेगा। A0 बाई A0 एरिया कवर्ड बाई द ग्राउंड, ठीक है, कवर्ड ऑन ग्राउंड डिवाइडेड बाई एरिया कवर्ड बाई सिंगल सेल, ठीक है। वो हमारे पास जब इसको सॉल्व करोगे तो 10,000 के नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड रहेगी, वो आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पता होना चाहिए था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेडिएंट एनर्जी। ये गिवन है हमारे पास। तो हर एक फॉर्मूला जो भी हमारे पास यूज किया गया था लेक्चर सीरीज के अंदर, जो भी PDF अवेलेबल थी, उसमें जितने भी फॉर्मूले गिवन थे उसके बेसिस पे हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं इस असाइनमेंट के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझने। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं हमें, ठीक है। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं हमारे पास के रेडिएंट एनर्जी गिवन है और हमें टेम्परेचर निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला या कौन सा लॉ यूज होगा, वो लॉ यूज होगा हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4। हमने कर्व में देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था, ये जो एरिया कवर था हमारे पास ग्राफ की वजह से वो इंक्रीज हो रहा था हमारे पास, ठीक है। और इसी में हमने एक चीज़ और देखी थी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अलावा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा था कि जैसे जैसे हमारे पास रेडिएशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, उसको अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात। तो एनर्जी इज इक्वल टू, जो रेडिएंट एनर्जी होती है, इज इक्वल टू सिग्मा, जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाता है, ये इंटू का T⁴ है, टेम्परेचर है हमारे पास, केल्विन में रखना है इसको, जिससे कि आपका जो आंसर है उसके बाद डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे जो वैल्यू मिलेगी आपको टेम्परेचर की केल्विन के अंदर मिलेगी। क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 है, इसलिए आपको आंसर के केल्विन के अंदर मिलेगा। सिग्मा इज इक्वल टू जो होता है कांस्टेंट की वैल्यू 5.66 या फिर 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर लोगे। टेम्परेचर कैसे करोगे, E डिवाइडेड बाई सिग्मा
की पावर 1/4। वही चीज़ हमने यहाँ पर की हुई है। ई की वैल्यू हमारे पास पता है 4.5927 इंटू 10⁻⁵ इंटू का 10⁻³ कर देंगे वॉट, और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻+4 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिया 1 किलो के लिए, और यहाँ पास सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, सिग्मा जो कांस्टेंट की वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। तो आप देख सकते हो वॉट से वॉट कर जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, ऊपर केल्विन की पावर 4 हो जाएगा, जिसकी पावर 1/4 है। तो केल्विन में आपको टेम्परेचर मिल जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। बट आपको आंसर जो चाहिए वो डिग्री सेल्सियस में चाहिए। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि गेट एग्जाम में ऐसी चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती हैं, और यही आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है वहाँ पर। फिर हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, क्योंकि नेगेटिव में आंसर नहीं, नंबर तो नहीं मिलते, लेकिन हमारे पास 0 नंबर मिल जाता आते हुए क्वेश्चन का भी। NAT है तो नेगेटिव में तो नहीं मिलेगा, बट 0 मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आंसर किसके अंदर पूछा है। अगर केल्विन के अंदर पूछा है तो 300 आपको डालना है। ठीक है, इनपुट वैल्यू जो रहेगी, तो आंसर 300 हो जाएगा अगर केल्विन के अंदर पूछा है। बट यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो उसमें से माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस कर दिया हमारे पास केल्विन से, तो आंसर जो हो जाएगा वो 26.85 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 26.85 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर एन इमेज ऑफ 512 बाई 512 ऑफ 8 बिट्स। तो 8 बिट्स है हमारे पास, और साइज हमें पता है 512 बाई 512 है। एक पिक्सल की साइज हमारे पास पता है 8 बिट है। तो मेमोरी कितनी चाहिए होगी, जितना नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं 512 इंटू 512, एक का वहाँ पर 8 है, तो टोटल कितना बिट्स हो गया 2097152। और हमें पता है कि एक बिट जो होता है वो 1/8 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, ये आप कह लीजिए कि एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, और एक MB जो होता है वो 1000 KB के बराबर होता है, या फिर 10⁶ बाइट्स के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे बिट्स में तो आंसर ये हो जाएगा, बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने क्या डिवाइडेड बाई 8 कर दिया, तो आपका बाइट्स में आंसर आ जाएगा। बट हमें किलो बाइट्स में चाहिए तो डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, MB में चाहिए तो फर्दर डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया। अब हमें आंसर किस में चाहिए, कैलकुलेट द कंप्यूटर रिक्वायर्ड इन मेमोरी, MB में हमारे पास आंसर है तो 0.262 MB आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यूनिट देखनी है किसके अंदर आंसर चाहिए, बट बिट्स में चाहिए तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद बाइट्स में चाहिए तो डिवाइडेड बाई 8 कीजिए। ये चीज़ आपको कन्वर्जन याद रखना है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, और 1 MB इज इक्वल टू 1000 KB, मतलब कि 10⁶ बाइट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए पुश ब्रूम सेंसर द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, नंबर ऑफ डिटेक्टर गिवन है, हाइट अबव द ग्राउंड गिवन है, IFOV गिवन है हमारे पास, डिग्री के अंदर 7 बिट्स निकालनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्पेशल रिजोल्यूशन का जो असाइनमेंट है उसके अंदर भी किया हुआ है। सिमिलर केस है, हमारे पास वैल्यू अलग है बस। तो क्या करना है हमारे पास, सबसे पहले IFOV इंटू का हाइट ऑफ ग्राउंड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन मिल जाएगा। फिर उसको नंबर ऑफ डिटेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 बिट्स मिल जाएगी। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि IFOV को पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आप हाइट ऑफ ग्राउंड से, हाइट अबव द ग्राउंड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले IFOV को हमने क्या किया, डिग्री सेल्सियस से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, π/180 से मल्टीप्लाई करके IFOV की वैल्यू आ गई। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या हो गया यहाँ पर, IFOV इंटू H हो गया। ठीक है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन की वैल्यू मिल गई। 7 बिट्स निकालने के लिए नंबर ऑफ डिटेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको 7 ऑन ग्राउंड निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 39.08 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर केस है हमारे पास जैसे कि हमने स्पेशल रिजोल्यूशन के असाइनमेंट के अंदर देखा था। तो आपको किलोमीटर में आंसर चाहिए, और अप टू 2 डेसिमल चाहिए, वो भी याद रखना है, 39.08 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ए पीक एमिटेंस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ 10.2 माइक्रोमीटर। तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, और हमें पता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से मिल जाता है कि लैम्डा मैक्स जो रहता है, पीक जो रहता है, वो B/T, बी हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, जिसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है और कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी जाती है। तो सिंपल सा मैंने एक आपको बताया है 2898 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन, आप याद कर लीजिए। बी की वैल्यू का 2898 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन इसकी यूनिट है हमारे पास। ठीक है, टेम्परेचर
निकालना है। वेवलेंथ हमारे पास पता है 10.2 माइक्रोमीटर है, ये भी माइक्रोमीटर है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर निकालना है तो ये इस साइड चला जाएगा और वेवलेंथ नीचे आ जाएगा। तो T इक्वल टू बी बाई लेमडा मैक्स, ये 2898 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन और ये 10.2 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर कट जाएगा और वैल्यू जो आएगी वो केल्विन में आ जाएगी। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई 284.12 केल्विन आ गई, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस का 273.15 10.97 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया हमारे पास टेम्परेचर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें एक ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर 2898 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें बोला है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यूज मे हैव एन इमेज ऑफ 8 बिट साइज। तो जब हमें नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यू निकालनी होती है तो 2 की पावर n रहता है वहाँ पर, n क्या है वहाँ पर बिट साइज रहता है। यहाँ पे कितना 8 है तो 2 की पावर 8 कितना करेंगे 256 नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, बट इसी टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे गए हैं तो मैंने इस असाइनमेंट के अंदर भी लिए हुए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, 9th क्वेश्चन काफ़ी ईजी नहीं होने वाला है हमारे पास, तो इसको पहले अच्छे से समझते हैं कि इन ए सिंपल फ्लैश लाइट ए कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम ए स्मॉल बल्ब विद रेडियंट पावर 5 इक्वल टू 200 मिली वॉट इनटू ए डाइवर्जेंट कोन। फिगर हमारे पास गिवन है, एज्यूमिंग दैट द मिरर रिफ्लेक्ट्स विदाउट एनी लॉसेज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ओवर द कोन इज जनरेटेड। तो लॉस हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लैश लाइट्स फ्रॉम विंडो the whole radiant power impinges on a circle with the radius 0.05 मीटर। ठीक है, तो इस फिगर से हम देख सकते हैं हमारे पास कि यहाँ पे लाइट है और फिर ये 10 सेंटीमीटर तक डाया है, 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ का x सेंटीमीटर है। तो जो भी फिगर में गिवन है वो सारी डिटेल हमने क्वेश्चन में देखी है। अब हमें निकालना क्या क्या, सबसे पहले निकालना है कैलकुलेट द इरेडियंस एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लैश लाइट्स फ्रंट विंडो। तो यहाँ पे हमें क्या रेडियंस निकालना है। उसके बाद हमारे पास डिटरमाइन द फ्लैश लाइट्स रेडियंट इंटेंसिटी और फिर हमारे पास इंटेंसिटी निकालना है। तो हमें पता है कि इरेडियंस जो होता है वो यूनिट जो होती है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितनी रेडियंट एनर्जी जो फ्लक्स होता है हमारे पास, ठीक है, रेडियंट फ्लक्स जो है वो पर मीटर स्क्वायर जो पर यूनिट एरिया कितना फॉल कर रहा है हमारे पास पर मीटर स्क्वायर के ऊपर, तो वो रेडियंस हो जाएगा। इंटेंसिटी निकालना है तो फ्लक्स विद इन सॉलिड एंगल। ठीक है, तो वॉट पर स्टेरेडियन में निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अभी कि हमारे पास जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिखा 200 मिली वॉट है, मतलब 200 इंटू 10⁻³ वॉट हो गया। रेडियस सर्कल हमें पता है 0.05 मीटर गिवन है। हमें 25 सेंटीमीटर पे एनर्जी निकालनी है वॉट पर मीटर स्क्वायर और इंटेंसिटी निकालनी है वॉट पर स्टेरेडियन में। तो हमें पता है कि पावर डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे। ठीक है, तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, कितनी एनर्जी हमारे पास फॉल हो रही है, क्या हो जाएगी हमारे पास इरेडियंस हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 25 सेंटीमीटर के ऊपर ही फॉल हो रही है। अगर यहाँ पे कोई भी वॉल है तो यहाँ पे जो एरिया रहेगा, ठीक है, किसका, सर्कल का एरिया और टोटल पावर हमें गिवन है क्योंकि 25 सेंटीमीटर ही है हमारे पास, यहीं पे हमें निकालना है रेडियंस कितना होगा। तो पावर हमारे पास 200 मिली वॉट है और डिवाइडेड बाई एरिया जिसका डायमीटर कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर हो गया। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए इसको 3D में है कि कोई भी वॉल है, यहाँ से आपने टॉर्च जलाई, फ्लैश जलाई, तो ये जो सर्कल बनाएगा यहाँ पे वो कितने का बनाएगा 10 सेंटीमीटर डाया का बना हुआ है, रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका मतलब 0.05 मीटर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा πr² और रेडियस कितना हो गया 0.05 मीटर। ठीक है, तो उससे हमारे पास एरिया निकल गया और पावर कितनी है वॉट 200 मिली वॉट है। ठीक है, तो पावर डिवाइडेड बाई एरिया कर दिया तो हमारे पास रेडियंस निकल जाएगा। सिंपल सा केस है, आप यूनिट से भी जा सकते हो वैसे, बट चीज़ सिंपल है कि वॉट जो कि हमारे पास क्या है 200 इंटू 10⁻³ है और ये कितना हो गया मीटर स्क्वायर में हो गया, क्योंकि रेडियस हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये रेडियंस निकल गया आपका। ठीक है, विजुअलाइज करके। दूसरी चीज़ है हमारे पास इंटेंसिटी, कि सॉलिड एंगल जिसके अंदर हमारे पास रहता है तो
इंटेंसिटी जो होता है वो पावर डिवाइडेड बाई सॉलिड एंगल हो गया। अब इस सॉलिड एंगल को निकालने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे हम कि ये जो एरिया ऑफ सर्कल था, जैसे मैंने आपको पहले 3D में विजुअलाइज कराया था, इस टाइप का 5 सेंटीमीटर का जो एरिया है वो तो हम सिंपल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर से। आर की वैल्यू 0.05 मीटर हो जाएगी, बट आपको ये R1 से स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा सॉलिड एंगल निकालने के लिए। सॉलिड एंगल जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो R1 निकालने के लिए जो हो गया वो x प्लस का 0.25 मीटर, x की वैल्यू अगर मीटर में लेते हैं तो x प्लस 0.25 मीटर है, ठीक है, टोटल। अब हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स OAB। एक तो ये ट्राइंगल हो गया OAB और एक हमारे पास OCD हो गया वहाँ पर, ठीक है। इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, जो भी इसका डाया होगा, इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए और ये हमारे पास x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। मतलब आप लिखोगे x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x प्लस 25, मतलब R1 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, एक ही अननोन है। x की वैल्यू कितनी मिली 10.71 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.107। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी 0.107 प्लस का 0.25, कितना हो गया हमारे पास, R1 का स्क्वायर निकालना है हमारे पास। तो ऊपर पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.107 प्लस 0.25 इसका होल स्क्वायर। तो स्टेरेडियन में एंगल मिल जाएगा आपको 0.0616, ठीक है। तो जब एंगल मिल गया और पावर में ऑलरेडी पता ही है, उसको हमने मीटर वाट में कन्वर्ट कर दिया, 200 इंटू 10⁻³ कितना हो गया 0.2 वाट हो गया। और एंगल कितना आ गया हमारे पास 0.0616, इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा आंसर 3.245 वाट पर स्टेरेडियन आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये क्या हो जाएगा, ये एरिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर सॉलिड एंगल निकालने के लिए, ठीक है। इसमें एक अननोन है हमारे पास एक्स, तो पहले आपको उसको सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो x प्लस 25 R1 निकल जाएगा आपका, फिर सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन जितने भी हैं ज़्यादातर इजी क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं वापस कि व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज फॉर द वेवलेंथ 7.5 mm। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ पता है, सिंपल सी जो बचपन से फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। लैम्डा जो है हमारे पास वेवलेंथ है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, उसका यूज करना है आपको। वेवलेंथ गिवन है हमारे पास 7.5 मिलीमीटर, इसका मतलब 7.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। और c की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10⁸। तो जो फ्रिक्वेंसी निकाल लोगे आप c बाई लैम्डा से 40 इंटू 10⁹ हर्ट्ज आ जाएगा। लेकिन यूनिट क्या है हमारे पास गीगा हर्ट्ज में, और गीगा हर्ट्ज के अंदर हर्ट्ज कितने होते हैं 10⁹ हर्ट्ज होते हैं, ठीक है। तो हर्ट्ज जो रहेंगे वो हमारे पास 10⁹ हर्ट्ज आएगा यहाँ से, तो 40 गीगा हर्ट्ज आंसर आ जाएगा, ठीक है। 40 आपका रहेगा आंसर, क्योंकि गीगा हर्ट्ज में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ ए सेल ऑफ डिजिटल एलिवेशन इज हैविंग 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन, या रिजोल्यूशन हाउ मच ग्राउंड एरिया इट वुड रिप्रेजेंट। तो सिंपल सा है, ऑलरेडी मैं पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रखा हूँ कि एक जो सेल का डायमेंशन है वो है हमारे पास 30 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 30 बाई 30 मीटर का, तो 30 इंटू 30 कितना हो गया 900 मीटर स्क्वायर हो गया। कितने ईजी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं गेट एग्जाम के अंदर, वो आपको तब लगते हैं क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है हमारे पास। अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फर्दर यूज करना है, कुछ नहीं करना है हमारे पास। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्पेशल रिजोल्यूशन के लेक्चर जो असाइनमेंट है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन ले रखा है मैंने, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है वहाँ पर। इसमें आपको कुछ नहीं, दो वैल्यू यूज करनी है, एक नंबर ऑफ डिटेक्टर और स्वाद वेट। अगर आपको पता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन होता क्या है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत बिना कैलकुलेशन के भी उंगलियों पर कर सकते हो कि स्वाथ विड्थ जो है वो हमारे पास टोटल विड्थ होती है नंबर ऑफ डिटेक्टर्स की, और एक नंबर ऑफ डिटेक्टर जो देता है वो स्पेशल रिजोल्यूशन देता है। तो स्वाथ विड्थ है हमारे पास मीटर में कन्वर्ट करने पे 30 इंटू 1000
ठीक है। और एक डिटेक्टर की निकालनी है तो नंबर ऑफ डिटेक्टर से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास 10 मीटर आ गया। तो आप देखिए बिना कैलकुलेशन के भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आंसर कितना है 10 मीटर। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ये फॉर्मूला देखना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है स्वाथ ऑन द ग्राउंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिटेक्टर्स। तो इसको सॉल्व किया तो 10 मीटर। अगर मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर से एक बार कि ये देखिए हमारे पास क्या है, सेंसर है, इसके ऊपर नंबर ऑफ डिटेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ डिटेक्टर्स ग्राउंड के ऊपर जो कवरेज रखते हैं वो ग्राउंड साथ रहता है हमारे पास, ठीक है, जो कि 30 किलोमीटर के वन है। और ये टोटल नंबर ऑफ डिटेक्टर्स कवर करते हैं, इसको हम फील्ड ऑफ व्यू भी कहते हैं। अब स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक नंबर ऑफ डिटेक्टर की बात करते हैं सिंगल डिटेक्टर की, ठीक है, जो कि स्पेशल, ये हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है। और ये हमारे पास टोटल हाइट अबव द ग्राउंड है, ठीक है, जिसका यूज नहीं हो रहा है इस फॉर्मूले के इस क्वेश्चन के अंदर, बट आपको समझना जरूरी है। और ये जो है सिंगल सेल की वैल्यू देता है, जो सिंगल डिटेक्टर होता है 1 पिक्सल की वैल्यू देता है, जो कि स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। तो टोटल हमारे पास क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ डिटेक्टर्स हैं वो ग्राउंड साथ दे रहे हैं। और अगर हमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन निकालना है तो एक सिंगल डिटेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ग्राउंड साथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिटेक्टर करते हैं तो वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन निकल जाता है, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 10 मीटर हो गया। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हमारे पास क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ए 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर 1:50,000 टोपोग्राफिक मैप 15 मिनट बाई 15 मिनट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया अज्यूमिंग दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है हमारे पास। आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ सेल निकालना है। तो नंबर ऑफ सेल निकालने के लिए क्या है कि जो टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड है जो कि मैप कवर करेगा उसको डिवाइड कर देना है सिंपली जो एक सेल जो है अपना एरिया कवर करती है। तो एरिया कवर्ड बाई मैप, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एरिया कवर्ड बाई सिंगल सेल, नंबर ऑफ सेल निकल जाएगा आपका। तो एरिया कवर्ड बाई मैप कैसे निकलेगा, मैप के साइज से। मैप का साइज है आपका 15 मिनट बाई 15 मिनट, और एक मिनट में कितना है 1.85 किलोमीटर बाई 1.85 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे एरिया कवर्ड बाई द मैप हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये ऊपर किस में यूनिट हो जाएगी, मिनट को हमने किलोमीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, ठीक है। और नीचे जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 30 मीटर है, एक सेल का जो स्पेशल रिजोल्यूशन है साइज जो है वो 30 मीटर है। तो एरिया कितना कवर कर लेगा वो 30 बाई 30 मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। फिर इस मीटर किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स 855,625 आ जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि स्पेशल रिजोल्यूशन 30 मीटर हो गया, स्केल दे रखा है हमारे पास, टोपोग्राफी मैप का साइज दे रखा है और 1 मिनट की वैल्यू दे रखी है 1.85 किलोमीटर। नंबर ऑफ सेल निकालना है तो एरिया कवरेज बाय द टोपोग्राफिक मैप हमने निकाला 15 मिनट बाई 15 मिनट, मतलब कि किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 15 इंटू का 1.85, क्योंकि एक मिनट की वैल्यू 1.85 है, 15 मिनट की वैल्यू 15 इंटू 1.85 हो जाएगी, इंटू का 15 इंटू 1.85 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो गया वहाँ पर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एरिया कवरेज बाई सिंगल सेल कितना है 30 बाई 30 मीटर है, तो 900 मीटर स्क्वायर हो गया। तो नंबर ऑफ सेल निकालना है तो एरिया कवरेज बाय द टोपोग्राफी मैप डिवाइडेड बाय द एरिया कवरेज बाय द सिंगल सेल। इसको आप सॉल्व करोगे तो 855,625 का नंबर ऑफ सेल की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास माइक्रोवेव के जो रिजोल्यूशन होता है उससे रिलेटेड। तो इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी गिवन है 30 गीगाहर्ट्ज, एंटीना लेंथ गिवन है हमारे पास 3 मीटर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइट ऑफ द ग्राउंड गिवन है 6 किलोमीटर, एंटीना वर्टिकल बैंड विड्थ गिवन है 60 मीटर, पल्स विड्थ गिवन है 100 नैनो सेकेंड। निकालना क्या क्या है, एंटीना का हॉरिजॉन्टल बैंड विड्थ निकालना है, एजीमुथ रिजोल्यूशन और स्लैंट रेंज रिजोल्यूशन निकालना है। आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख लीजिए और अपने सिंबल के हिसाब से लिख लीजिए। मैंने फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया 30 गीगाहर्ट्ज, एंटीना लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया 3 मीटर है, हाइट ऑफ द ग्राउंड एच है 6000 मीटर 6 किलोमीटर है, ठीक है। एंटीना वर्टिकल बीम विड्थ जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है। पल्स विड्थ को मैंने टाउ से रिप्रेजेंट किया जो कि हमारे पास क्या 100 नैनो सेकेंड है, नैनो सेकेंड को 10 की पावर -9 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो सबसे पहले बीम विड्थ निकालनी है तो थीटा ई की वैल्यू जो होती है बीम विड्थ की वैल्यू वो वेवलेंथ
डिवाइडेड बाई द लेंथ ऑफ एंटीना होती है, तो थीटा ए इज इक्वल टू लैम्डा बाई एल होती है। ठीक है, ये हमने लेक्चर सीरीज के अंदर देखा, रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज के अंदर, कि जो एंटीना हॉरिजॉन्टल बीम विड्थ की जो वैल्यू होती है वो लैम्डा बाई एल से निकलती है। अब न्यू की वैल्यू पता है हमारे पास, और हमें पता है सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, तो हमें न्यू की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 3 इंटू 10⁸, तो लैम्डा हमारे पास जो वेवलेंथ है वो निकल जाएगा। तो वेवलेंथ निकाल लिया हमने, सी बाई न्यू से 1 सेंटीमीटर आया। और थीटा ए की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बाई एल, लैम्डा 1 सेंटीमीटर, और नीचे हमारे पास 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, तो 1/300 मतलब कितना आ गया, 0.0033 रेडियन में आ गया हमारे पास। इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 0.2 डिग्री के अप्रोक्स इसका आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या, एजीमुथ रिजोल्यूशन कैसे निकालेंगे। एजीमुथ रिजोल्यूशन r इंटू थीटा ए होता है। अब ये जो r निकालेंगे वो h बाई कॉस थीटा से निकालते हैं। ठीक है, और ये थीटा ए हमारे पास गिवन है वैसे भी, तो थीटा ए कितना है हमारे पास 0.0033 पहले पार्ट में जो निकाला हमने। ठीक है, रेडियन में ही रखा हमने 0.0033 जो फर्स्ट पार्ट में बीम विड्थ निकाला। ठीक है, थीटा ए के यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बीम विड्थ है जो कि 0.0033 है रेडियन के अंदर। उसके अलावा h बाई कॉस थीटा, थीटा हमारे पास पता है 60 डिग्री है। ठीक है, और h की वैल्यू कितना है, 6 किलोमीटर है जो कि एल्टीट्यूड है हमारे पास। तो h थीटा ए बाई कॉस थीटा से क्या निकल जाएगा हमारे पास, एजीमुथ रिजोल्यूशन निकल जाएगा। इसका मैंने लास्ट में क्या है, ग्लॉसरी के अंदर कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो जब यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर अभी मैं समझाऊंगा आपको कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ग्लॉसरी के अंदर अभी हम वो चीज़ देखेंगे जब इसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे, जितने भी हैं 15 हैं, एक और बचेगा इसके बाद। ठीक है, उसके बाद हम ग्लॉसरी पे जाएंगे। जो जो फॉर्मूलाज हमने अब तक यूज़ किए हैं क्वेश्चंस के अंदर वो सभी मैंने लास्ट में PDF के अंदर दे रखे हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। ये जो फॉर्मूला है वैसे तो मैंने अपने लेक्चर सीरीज के अंदर करवाया था। ठीक है, बट फिर भी डाउट रहेगा तो हम वहाँ पर भी समझ लेंगे। ग्लॉसरी के अंदर ये डायग्राम के साथ, फिगर के साथ एक्चुअली में पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आपको एजीमुथ रिजोल्यूशन निकालना है। r थीटा ये होता है और r की वैल्यू जो होती है वो h बाई कॉस थीटा होती है। थीटा ये हमारे पास बीम विड्थ है, उसको रेडियन में पुट कर दिया। h की वैल्यू जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास 6 किलोमीटर 6000 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे आप तो 39.60 मीटर क्या आ जाएगा, एजीमुथ रिजोल्यूशन आ जाएगा। थर्ड जो पार्ट है वो है हमारे पास स्लैंट रेंज रिजोल्यूशन, जो कि पल्स वेवलेंथ का हाफ रहता है। ये चीज़ भी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, लेक्चर सीरीज के अंदर तो आप फ्रीली अवेलेबल है। गेट ज्योमेट्रिक्स से रिलेटेड ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटा है जो गेट एग्जाम के अंदर है। ठीक है, जो गेट ज्योमेट्रिक्स सिलेबस के अंदर है। तो आपको क्या, हाफ पल्स वेवलेंथ जो हाफ पल्स लेंथ जो रहती है उसके ज़्यादा होनी चाहिए स्लैंट रेंज। ठीक है, तो रिजोल्यूशन हम देख सकते हैं कि पल्स लेंथ कैसे निकाल लोगे आप, सी इंटू का टाउ। टाउ क्या है हमारे पास, टाइम है, और सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸। टाउ मतलब पल्स लेंथ गिवन है हमारे पास 100 नैनो सेकेंड था। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻⁹ हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हाफ है। और साइन थीटा होता है हमारे पास। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 17.32 मीटर मिल जाएगा। तो आपको मेनली अगर इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना है तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि थीटा ये जो बीम विड्थ होता है, हॉरिजॉन्टल बीम विड्थ, वो लैम्डा बाई एल होता है। इससे आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। दूसरा जो है वो हमारे पास एजीमुथ रिजोल्यूशन है, r थीटा ए मतलब कि h थीटा ए बाई कॉस थीटा होता है, क्योंकि r की वैल्यू h बाई कॉस थीटा होती है। ये निकल जाएगा आपका, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद स्लैंट रेंज रिजोल्यूशन है, c टाउ बाई 2 साइन थीटा होता है हमारे पास, हाफ ऑफ पल्स लेंथ होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। इससे रिलेटेड ही आपको माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग से जो रिजोल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वही पूछे जाएंगे हमारे पास। ठीक है, बस आपको ये 3 फॉर्मूले मेनली याद रखने हैं। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल मैंने आपको बता दिया, वैल्यू पुट करनी है, आंसर मिल जाएगा आपको। ये लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो भी उसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज द ग्राउंड रेंज रिजोल्यूशन ऑफ साइड लुकिंग रेडार विद ए पल्स लेंथ ऑफ 6 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड एंड ए लुक एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो सी की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बट सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर रेंज रिजोल्यूशन निकालना है। और रेंज रिजोल्यूशन जो था हमने अभी देखा था कि सी टाउ हाफ पल्स लेंथ इंटू का नीचे साइन थीटा हो गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन है,
पहले वो देखते हैं। सी की वैल्यू पता है हमें 3 × 10⁸, टाउ की वैल्यू गिवन है 6 × 10⁸ सेकंड में। उसके बाद थीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है, सिंपली आपको पुट करना है बस। तो 3 × 10⁸, 6 × 10⁻8, 2 sin 45, इसको आप सॉल्व कर लोगे। sin 45 की वैल्यू 1/√2 आपको पता ही है, ठीक है। तो उसको सॉल्व किया, आपको आंसर मिल जाएगा 12.73 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं रिमोट सेंसिंग और प्लेटफॉर्म एंड सेंसर की जो लेक्चर सीरीज है उससे। लेक्चर सीरीज के जो भी टॉपिक्स हैं हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस के अंदर, उससे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार ये चीज़ें आप कर लोगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है जो नहीं हो पाएगा आपसे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ग्लोसरी के अंदर देख लेते हैं। ग्लोसरी का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमने क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूलाज हो गया या फिर जो भी कॉन्सेप्ट यूज किया है उसको हम यहाँ पे अभी डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्लैंक रेडिएशन लॉ देखा, जिसके अंदर स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस देखा था। फॉर्मूला देता है 2c² डिवाइडेड बाई लैम्डा के पावर 5 h/e SC बाई लैम्डा के टी माइनस का 1 होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें पता है c स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ होता है, जो कि जनरली मीटर या माइक्रोमीटर जो भी आप रखना चाहोगे, ठीक है। क्योंकि अगर मीटर में रख रहे हो तो लास्ट में माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में किया था। उसके बाद टेम्परेचर केल्विन में मोस्टली आपको रखना है, डिग्री सेल्सियस में तो उसमें ऐड करना है 273.15, और अगर केल्विन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो माइनस का 273.15 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि इसी टाइप जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वही चीज़ पूछी जाती है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली पुट करनी है वैल्यूज और आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एच हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो मतलब मोस्टली इसमें कांस्टेंट्स जो है वो फिक्स रहती है वैल्यूज। आपको बस वेवलेंथ की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू पे फोकस करना है। बाकी जो कांस्टेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे के हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू रहती है वहाँ पर फिक्स 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन होती है, ठीक है। तो ये हो गया प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जिससे हम क्या निकालते हैं, स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस निकालते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर पर, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे क्वेश्चन में देखा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि ट्रांसमिटेंस प्लस ऑब्जर्वेटेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस तीनों मिला के क्या 100% होता है। ये चीज़ हमने कहाँ देखी, जब हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व पढ़ रहे थे, ठीक है। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व भी कहते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि वेजिटेशन हो गया, सॉइल हो गई हमारे पास, या वाटर बॉडी हो गई, तो ये तीनों चीज़ें मिला के हम जनरली किसका देख रहे हैं, ये स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो है हमारे पास स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व वेजिटेशन का। अगर और ये हमारे पास वेवलेंथ है कि डिफरेंट वेवलेंथ पे कैसा रेस्पॉन्स ये देता है रिफ्लेक्टेंस में, या परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस वेजिटेशन का। जो हेल्दी वेजिटेशन है वो कितना रखती है डिफरेंट वेवलेंथ रेंज पे, ठीक है। परसेंटेज वेवलेंथ रिफ्लेक्टेंस है। तो हम देख सकते हैं कि जनरली इंफ्रारेड वेव लेंथ जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस रखती है और ट्रांसमिटेंस भी रखती है, बट एब्जॉर्प्टेंस जो होता है वो काफ़ी कम होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ बताता है हमारे पास कि टोटल तीनों का मिला के एब्जॉर्प्टेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस जो होता है वो 100% या 1 वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा था। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे रेडिएंट एनर्जी का, रेडिएंट फ्लक्स, रेडिएंट इंटेंसिटी, रेडियंस, रेडिएंट एक्जिटेंस, रेडियंस और रिफ्लेक्टेंस और एल्बिडो, ये टेबल के अंदर। और यही चीज़ें जो है मैंने सारी पढ़ाई हुई है अपनी रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज के अंदर, ठीक है। तो हमें पता है कि रेडिएंट एनर्जी जो भी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल होती है या उससे एमिट होती है वो क्या होती है, फॉर द गिवन एरिया इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम रेडिएंट एनर्जी होती है। अब हम पर मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेडिएंट एनर्जी की बात करते हैं तो रेडिएंट फ्लक्स हो जाता है। यूनिट आपको मेनली याद रखनी है, क्योंकि यूनिट से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे हैं, हर साल पूछे हैं, चाहे 2 मार्क्स का हो चाहे 1 मार्क्स का, बट कुछ ना कुछ यूनिट से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो रेडिएंट एनर्जी तो जूल होती है, फ्लक्स है, रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है, तो वॉट हो जाएगी या फिर जूल पर सेकंड होती है। रेडिएंट इंटेंसिटी जो होता है वो रेडिएंट फ्लक्स। अब हम सारी चीज़ें जो है आगे की रेडिएंट फ्लक्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे कि रेडिएंट फ्लक्स लीविंग अ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन अ गिवन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रेडिएंट इंटेंसिटी हो जाएगा वॉट पर स्टेरेडियन। इरेडियंस होता है हमारे पास कि रेडिएंट फ्लक्स इंसिडेंट अराइविंग वाला है अपॉन
पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने देखा था, वॉट पर मीटर स्क्वायर। रेडियंट एग्जिटेंस जो होता है वो वापस सिमिलर टू इरेडियंस होता है, उसमें अराइविंग का केस होता है, इसमें लीविंग का केस होता है कि रेडियंट फ्लक्स एमिटेड या लीविंग फ्रॉम ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, रेडियंस क्या होता है वापस, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। तो रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल लीविंग अ यूनिट प्रोजेक्टेड सोर्स एरिया इन अ गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट सॉलिड एंगल है। तो इसमें एरिया भी है वापस वॉट पर मीटर स्क्वायर और पर स्टेरेडियन भी है वापस, क्योंकि सॉलिड एंगल या गिवन डायरेक्शन में बात करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट प्रोजेक्टेड सोर्स एरिया क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन। अब इन सब चीज़ों में अगर स्पेक्ट्रल वर्ड अगर हम आगे लगा देते हैं, तो मैंने बताया जहाँ भी स्पेक्ट्रल आएगा वेवलेंथ से रिलेटेड बात है तो पर माइक्रोमीटर या नैनोमीटर जो भी है, जनरली पर माइक्रोमीटर लगाया जाता है। ठीक है, वेवलेंथ की जो यूनिट है तो पर माइक्रोमीटर हर एक के अंदर आ जाएगा। जैसे स्पेक्ट्रल रेडियंट एग्जिटेंस की बात करेंगे तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर हो जाएगा। स्पेक्ट्रल रेडियंस की बात करेंगे तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रल रेडियंट इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वॉट पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रल वर्ड है, इसका मतलब वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हमारे पास, तो वो यूनिट उसके अंदर आ जाती है। रिफ्लेक्टेंस हमें पता है रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी होता है, परसेंटेज में निकलता है। एल्बिडो में पता है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिफ्लेक्टेड और डिफ्यूज्ड बाय ए सरफेस टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी, ये भी हमारे पास क्या परसेंटेज में डिफाइन की जाती है। उसके बाद हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखा था और मैंने बताया था कि ये जो रेडियंट एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 होती है। जैसे कि हमने कर्व में देखा था कि जैसे जैसे वेवलेंथ या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो कर्व का एरिया होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे सन, अर्थ और हमारे पास इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब के बारे में भी देखा था, तो आप उस रिमोट सेंसिंग के जो लेक्चर सीरीज है उसमें समझ सकते हो। तो आपको फॉर्मूले पर ज़्यादा फोकस करना है इस न्यूमेरिकल पार्ट में। तो E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा जनरली क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट रहता है वो यहाँ पे क्या कहलाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना क्योंकि ये कुछ कुछ एग्जाम में नहीं दिया जाता। जैसे प्रीवियस ईयर में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था और आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी गई थी। उसकी कांस्टेंट की वैल्यू सिंपल है 2898। अभी हम देखेंगे माइक्रोमीटर इंटू केल्विन में कांस्टेंट रहता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी का रहता है। तो ये सिंपल वैल्यू है, बट आपको ये चीज़ भी याद रखनी है क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन बने वापस 2025 में और कांस्टेंट की वैल्यू ना दी गई हो। तो आपको 5.67 ठीक है इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सिंपल है। 5.67 इंटू 10 की पावर -8 यूनिट सिंपल है, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। तो 5, 6, 7, 8 आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। जैसे मैंने भी बताया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है इसका सिंपल होता है, जो कि याद रखना है 2898 केल्विन इंटू माइक्रोमीटर होता है। और सिंपल है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो हमने उसी कर्व के अंदर देखा था कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी हमारे पास तो लैम्डा जो पीक था हमारे पास, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था जो पीक वेवलेंथ है वो कम हो रही थी हमारे पास। देखा था कि सन के लिए पीक वेवलेंथ जनरली विजुअल रेंज में थी, अर्थ के लिए हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में थी। तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी जब टेम्परेचर कम हो रहा था हमारे पास। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसको डिस्क्राइब करता है। आपको याद रखना है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि 2898 माइक्रोमीटर केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने IFOV FOV या स्पेशल रिजोल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ी। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि ये जो AB है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, इस थीटा की वैल्यू से। थीटा इंटू का एल्टीट्यूड करेंगे तो वहाँ पर AB की लेंथ निकल जाएगी। फील्ड ऑफ व्यू होता है हमारे पास, टोटल जो नंबर ऑफ डिटेक्टर व्यू करते हैं हमारे पास, जो कि स्वाथ वर्थ देंगे। एक सिंगल डिटेक्टर की बात करते हैं वहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होता है। ठीक है, जो कि एक सिंगल पिक्सल वैल्यू देंगे वहाँ पर। यही वहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन की बन देता है। ठीक है, वैल्यू देता है उसकी। तो इसी से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अपने असाइनमेंट के अंदर।
फिर आता है आपस ज्योमेट्री ऑफ एसएलएआर ऑपरेशन एंड रिजॉल्व सरफेस एरिया। इसकी मैं बात कर रहा था, जो लास्ट में 14 और 15 नंबर क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड थे कि अलोंग ट्रैक, जो कि हमारे पास क्या एजिमुथ रिजोल्यूशन होता है अलोंग ट्रैक, और अक्रॉस ट्रैक जो होता है वो स्लैंट रेंज रिजोल्यूशन होता है, जो कि हाफ पल्स लेंथ होता है। ठीक है, तो सी टाउ बाई साइन थीटा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में अगर आप जाओगे सबसे पहले आपको थीटा ए निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल बीम विड्थ जो कि लैम्डा बाई एल होता है। ठीक है, ये थीटा ए, उसके बाद आपको अजीमुथ रिजोल्यूशन निकालना है, तो आर थीटा ए मतलब कि एच बाई कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे आप देखोगे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई कॉस थीटा हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, थीटा, तो एच ये हो गया, ये थीटा हो गया, यहाँ पास ये आर हो गया। तो जब आप इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला से देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आर की वैल्यू एच बाई कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो जो अलोंग ट्रैक रहता है या फिर कह लीजिए आप एजिमुथ रिजोल्यूशन रहता है, आर इज इक्वल टू एच बाई कॉस थीटा इंटू का थीटा ए हो गया। इसका यूज किया था हमने, थीटा ए लैम्डा बाई एल से निकाला था हमने हॉरिजॉन्टल बीम विड्थ। ठीक है, एल जो है वो एंटीना लेंथ है, लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है। उसके बाद स्लैंट रेंज रिजोल्यूशन हमने देखा था, हाफ ऑफ पल्स लेंथ है। देखिए सी टाउ क्या पल्स लेंथ है, लेंथ निकालोगे वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम हमारे पास टाइम ऑफ पल्स लेंथ हो गया। तो दोनों गिवन होता है हमारे पास, सी तो पता ही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और टाउ की वैल्यू गिवन होता है नैनो सेकंड में, किसी में भी गिवन है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2। और आर रो निकालना होता है हमारे पास, तो सी टाउ बाई 2 साइन थीटा हमारे पास। ये जो है हमारे पास वो आर रो है, जो कि स्लैंट रेंज रेजोल्यूशन है हमारे पास, सी टाउ बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, तो आर ए निकाला हमने और आर रो निकाला, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी ऑलरेडी सॉल्व किए थे। अब हमारे पास ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि हमें पता है एनर्जी निकालते हैं, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हमारे पास सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यू की वैल्यू निकालोगे तो सी बाई लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दोगे तो एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा, रेडियंट एनर्जी निकल जाएगी। एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी अगर हाइयर रहेगी तो एनर्जी जो है वो हमारे पास हाइयर रहेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम देख सकते हैं, लेकिन वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो स्मॉलर वेवलेंथ के ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब माइक्रोवेव है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द कॉस्मिक वेव या गामा रे या एक्स रे, ठीक है, विजुअल रे, तो जितनी भी विजुअल जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, जैसे माइक्रोवेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी वेवलेंथ के, फॉर्मूला से हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बाकी ये पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड की जाएगी। कोई भी डाउट होता है वहाँ पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है चैनल्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जल्दी से फॉलो कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।